आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम एंड डिम्ड इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम ये आता है हमारा इनकम टैक्स के सेक्शन 60 टू 65 के अकॉर्डिंग। डिम्ड इनकम ये आता है हमारा सेक्शन 68 टू 69। तो सबसे पहले फर्स्ट वन आता है क्लबिंग ऑफ इनकम। ये है हमारा फर्स्ट वन, दैट इज ए क्लबिंग ऑफ इनकम। और क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि जब एक इंडिविजुअल जो है अपनी इनकम को किसी दूसरे इंडिविजुअल की इनकम में जोड़ के इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताता है। दैट मीन्स कि एक इंडिविजुअल अपनी इनकम को दूसरे इंडिविजुअल की इनकम में जोड़ता है, वो होगा क्लबिंग ऑफ इनकम। इसमें जो है हमारे पास दो प्रकार के प्रोविजन आते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कि जब एक इंडिविजुअल अपनी इनकम को दूसरे इंडिविजुअल की इनकम में जोड़ के बताता है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। सेकंड टाइप के जो इसमें प्रोविजन आते हैं वो क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपनी एसेट्स को किसी दूसरे को अगर ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ पे मालिकाना हक जो है वो पहले वाले का माना जाएगा या फिर जिसको संपत्ति दी गई है उसका माना जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास प्रोविजन आते हैं वो आते हैं दैट इज ए इनकम ऑफ ए स्पाउस। दैट मीन्स कि एक इंडिविजुअल अपनी इनकम को कब दूसरे इंडिविजुअल की इनकम में जोड़ता है। स्पाउस का मतलब दैट मीन्स कि यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ है, और अगर मैं यहाँ पे स्पाउस वाइफ को लेता हूँ तो यहाँ पे अदर इंडिविजुअल हो जाएगा हस्बैंड। तो यहाँ पे सबसे पहली जो मेन है कि वाइफ ने या स्पाउस ने जो इनकम है वो सैलरी, बोनस या कमीशन के तौर पे कमाई हो, और उसी कंपनी से कमाई हो जिस कंपनी में जो हमारे पास जो अदर इंडिविजुअल दैट मीन्स को जो हस्बैंड है वो दो कंडीशन को पूरा करता हो, जिनमें सबसे पहली कंडीशन आती है अदर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट मिनिमम 20% इन इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी। दैट मीन्स कि अदर इंडिविजुअल या हस्बैंड ने उसी कंपनी में कम से कम 20% इक्विटी शेयर में पैसा लगा रखा हो। और बी जो हमारे पास आता है सेकंड कंडीशन कि अदर इंडिविजुअल या हस्बैंड उसी कंपनी से कम 20% प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखता हो। इन सब के बाद क्लबिंग इनकम ऑफ स्पाउस को क्लब करते हुए कुछ हमारी कमियां आती हैं, और कमी क्या है कि अगर जो वाइफ है या स्पाउस है, अगर वो जो कंपनी से पैसा कमाती है वो कमाती है विद द जॉब, और साथ में क्या है वो कोई प्रोफेशनल डिग्री अपने पास रखती है या प्रोफेशनल डिग्री करके वो उस कंपनी में लगी हुई है, तो फिर उस केस में जो स्पाउस की इनकम है वो आपस में क्लब नहीं की जाएगी। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे स्पाउस कोई प्रोफेशनल डिग्री करके अगर उस कंपनी से सैलरी, बोनस या कमीशन कमाता है या जॉब के थ्रू वो पैसे कमाता है, लेकिन कंडीशन क्या है प्रोफेशनल डिग्री के थ्रू, तो उस केस में इनकम क्लब नहीं होगी स्पाउस की। देन इसी उसमें हमारे पास जो सेकंड कंडीशन आती है वो आती है, या सेकंड प्रोविजन जो आता है दैट इज इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड। दैट मीन्स कि माइनर चाइल्ड दैट इज बिलो 18 ईयर्स, और माइनर चाइल्ड की जो इनकम है वो क्लब कब होती है, क्लब दैट मीन्स कि पेरेंट्स के साथ माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब की जाएगी। उसके लिए क्लब कब की जाएगी, उसके लिए दो कंडीशन हमारे पास आती हैं, जिनमें सबसे पहले आती है कि इफ़ पेरेंट्स सेपरेटेड और इफ़ पेरेंट्स आर नॉट सेपरेटेड। मतलब कि माता पिता जो है वो अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, और माता पिता जो है वो अलग नहीं हुए हैं, सेपरेट नहीं हुए हैं। तो इनमें सबसे पहले लेते हैं इफ़ द पेरेंट्स आर सेपरेटेड। तो इस केस में जो माइनर चाइल्ड की इनकम है, अगर बच्चा जो है मदर के साथ रहता है तो मदर की इनकम में जोड़ दी जाएगी, अगर बच्चा फादर के साथ रहता है तो फादर की इनकम में जोड़ दी जाएगी। और अगर पेरेंट जो है वो सेपरेट नहीं हुए हैं, जो हमारा सेकंड पार्ट है, तो उस केस में मदर या फादर जिनकी भी इनकम सबसे ज़्यादा होगी उसकी इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम जोड़ दी जाएगी। देन आफ्टर दैट जो है इसकी भी हमारी कुछ कमियां आती हैं। कमियां दैट मीन्स कि किन केसेस में एक माइनर चाइल्ड की इनकम जो है वो मदर या फादर की इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी, और उसके लिए कमियां क्या क्या आती हैं। फर्स्ट वन, अगर माइनर चाइल्ड ने ये इनकम किसी मैनुअल वर्क से कमाई हो, माइनर चाइल्ड ने ये इनकम किसी स्किल की वजह से कमाई हो, या माइनर चाइल्ड ने ये इनकम किसी स्पेशल नॉलेज की वजह से कमाई हो। और इसी के साथ में हमारा जो फोर्थ प्रोविज़न आता है, और वो क्या है कि माइनर चाइल्ड की इनकम चाहे क्लब की जाए चाहे क्लब ना की जाए, तो माइनर चाइल्ड की जो इनकम है वो 1500 रुपये की डिडक्शन देने के बाद ही टैक्सेबल होगी। पूरी की पूरी माइनर चाइल्ड की इनकम टैक्सेबल नहीं की जाएगी, उनमें से 1500 रुपये घटाने के बाद या छूट देने के बाद जो पैसा बचेगा वो हो जाएगा टैक्सेबल। देन इसी उसमें हम आते हैं अपने सेकंड कंडीशन में, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के हमारे पास प्रोविजन आते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है दैट इज एक वन इंडिविजुअल की जो इनकम है वो अदर इंडिविजुअल की इनकम में कब जोड़ी जाएगी। सेकंड आता है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपनी एसेट्स को किसी दूसरे को अगर ट्रांसफ़र करता है तो उसमें मालिकाना हक या ओनरशिप किसका होगा। तो इसी उसमें हमारे पास जो फर्स्ट या जो थर्ड प्रोविजन आता है दैट इज ए ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स।
ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल ने एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया है, बल्कि एसेट्स के ऊपर पहले इनकम कमाई और इनकम को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र किया है। दैट मीन्स इस केस में जो इनकम के ऊपर मालिकाना हक माना जाएगा वो माना जाएगा जिसने उस इनकम को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो रिसीवर होगा वो यहाँ पे मालिक नहीं होगा, बल्कि जो ट्रांसफरर होगा वो यहाँ पे उसका मालिक माना जाएगा उस इनकम का जो उसने किसी दूसरे को दी है। ऐसे ही उसमें फोर्थ वन जो हमारे पास आता है कि देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू द सन्स वाइफ। तो दैट मीन्स ये है कि अगर जो है कोई इंडिविजुअल जो है अपनी संपत्ति को जो है ट्रांसफ़र करता है अपने बेटे की वाइफ को, तो इस केस में आता है कि पहले हम देखेंगे कि जो संपत्ति है वो विद कंसिडरेशन दी गई है या फिर विदाउट कंसिडरेशन। दैट मीन्स कि जो इंडिविजुअल ने अपने बेटे की वाइफ को जो संपत्ति ट्रांसफ़र की है या जो बेची है या जो उसको दी है, तो वो पैसे के बदले में दी है, दैट मीन्स विद कंसिडरेशन। तो उस केस में मालिकाना हक हो जाएगा ट्रांसफ़र, दैट मीन्स कि उस केस में मालिक माना जाएगा सन्स वाइफ। और अगर जो है वो संपत्ति विदाउट कंसिडरेशन अगर दी गई है, तो उस केस में जो उस संपत्ति का मालिक है वो माना जाएगा ट्रांसफरर, ना कि रिसीव करने वाला। ऐसे ही सेम इससे आगे जो आता है फिफ्थ वन हमारे पास जो प्रोविजन है वो है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू द स्पाउस। सेम वैसे ही है, जस्ट लाइक विद कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन। दैट मीन्स कि अगर पैसे के बदले में संपत्ति दी गई है तो मालिकाना हक यहाँ पे हो जाएगा स्पाउस का, और अगर फ्री में या विदाउट कंसिडरेशन की संपत्ति दी गई है तो मालिकाना हक रहेगा ट्रांसफर करने वाले का। ठीक है, एंड देन उसके बाद ऐसे ही सेम सिक्स्थ वन हमारे पास जो इसमें आता है दैट इज ए ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू द एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। दैट मीन्स कि सन्स वाइफ को बेनिफिट देने के लिए एओपी या बीओवाई को अगर कोई संपत्ति ट्रांसफर की जाती है, दैट मीन्स वही सेम है कि अगर जो है पैसे लेने के बाद वो संपत्ति अगर ट्रांसफर की गई है तो मालिकाना हक हो जाएगा एओपी और बीओवाई का, और अगर बिना पैसा लिए संपत्ति ट्रांसफर की गई है तो मालिकाना हक रहेगा ट्रांसफर करने वाले का, दैट मीन्स कि ट्रांसफर का ही। ऐसे सेम जो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है सेवेंथ प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू द एओपी या बीओवाई फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। सेम एच डी जो अभी हमने पीछे किया है सन्स वाइफ के अकॉर्डिंग, अगर पैसे के बदले में ट्रांसफर हुआ है विद कंसिडरेशन हुआ है तो दैट मीन्स ऑनर हो जाएगा यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बीओवाई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और अगर बिना पैसों के ट्रांसफर हुआ है तो मालिकाना हक हो जाएगा ट्रांसफरर का। सेम जैसे हमने लास्ट 6 प्रोविजन अपना किया है। ऐसे सेम 8 इसमें आता है दैट इज लास्ट प्रोविजन दैट इज ए बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन में हम ले सकते हैं 2 प्रकार के ट्रांजैक्शन, जिनमें सबसे पहले आता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल कोई ट्रांजैक्शन बिना किसी नाम के करता है, और सेकंड आता है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है ट्रांजैक्शन नाम के साथ तो करता है लेकिन अपने नाम के साथ नहीं बल्कि किसी और के नाम के साथ। तो इसमें नॉर्मली हमें सॉल्यूशन क्या दिया है कि मालिकाना हक जो है किसका माना जाएगा, तो उसमें मालिकाना हक माना जाएगा कि अगर कोई लेन देन परचेज का हुआ है या कोई लेन देन सेल का हुआ है, जो पैसा देने वाला होगा या पैसा लेने वाला होगा, मतलब मनी रिसीवर इन केस अगर सेल हुई है, और अगर परचेज हुई है तो पैसा देने वाला, दैट मीन्स कि मनी पेड करने वाला, तो वो होगा ऐसे लेन देन का एक्चुअल ओनर, वो नहीं जिसके नाम से लेन देन किया गया है। तो ये होगा ओनरशिप डिसाइड करने का हमारा आखिरी। इसके बाद इसी उसमें हमारे पास जो सेकंड बी पार्ट आता है दैट इज ए डिम्ड इनकम। डिम्ड इनकम दैट मीन्स मानी हुई आय। और डिम्ड इनकम होता क्या है कि अगर जो कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई इनकम होती है और उस इनकम से रिलेटेड हम जो है कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ या किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो है कई बार इनकम टैक्स अधिकारियों को नहीं दिखा पाते हैं। कहने का मतलब हमारे पास उस इनकम से रिलेटेड किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं होता है, तो ऐसी इनकम जो है उसी की मान ली जाती है जो जिसके पास वो इनकम रखी होती है। दैट मीन्स इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिम्ड इनकम। दैट मीन्स कि अगर कोई इंडिविजुअल के पास कोई इनकम है लेकिन वो उस इनकम से रिलेटेड किसी प्रकार का रिकॉर्ड इनकम टैक्स अधिकारियों को ना दे पाए, उसके डॉक्यूमेंट ना दे पाए, उसका प्रूफ ना दे पाए, तो ऐसी इनकम मानी जाती है डिम्ड इनकम। अब इससे रिलेटेड जो हमारे पास प्रोविजन आते हैं दैट मीन्स कि कौन कौन सी इनकम है जो डिम्ड इनकम मानी जाती है, उनमें सबसे पहले आता है कैश क्रेडिट, फर्स्ट वन जो हमारा है सबसे पहले फर्स्ट वन। वही सेम है, अगर हम किसी इनकम के रिगार्डिंग अगर अपना कोई डॉक्यूमेंट या प्रूफ इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ना दे पाएँ तो वो हमारा सबसे पहला जो केस आता है दैट इज ए कैश क्रेडिट, और ये होगा डीम्ड इनकम का पहला एग्जाम्पल। ऐसे ही सेम सेकंड हमारे पास जो आता है सेकंड पार्ट दैट इज ए अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमने किया हुआ है लेकिन किसी प्रकार की एक्सप्लेनेशन अगर हम उसके बारे में ना दे पाएँ, दैट मीन्स कि अगर उसका पूरा रिकॉर्ड हमने मेंटेन नहीं किया है, कहाँ से वो इन्वेस्टमेंट कितना हम रिटर्न उस पर कमाते हैं, कितना पैसा हमने लगाया है, दैट मीन्स कहने का मतलब किसी प्रकार की कोई एक्सप्लेनेशन अगर हम उसके बारे में ना दे पाएँ तो ये होगा हमारा सेकंड एग्जांपल ऑफ द डिम्ड इनकम।
ऐसे सेम थर्ड एग्जाम्पल जो आता है, देयर इज ए अनएक्सप्लेन इनकम या अनएक्सप्लेन मनी। दैट मीन्स कि वो पैसे जो हमारे पास हैं बट उसके कहाँ से हमने वो कमाए हैं, उनकी बिलिंग या उनसे रिलेटेड किसी प्रकार का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो ऐसी इनकम क्या होती है, दैट इज ए अनएक्सप्लेन इनकम। और ये इनकम उसी इंडिविजुअल की मान ली जाएगी जिसके पास ये इनकम होती है। ऐसे सेम हमारे पास जो आता है नेक्स्ट वन, दैट इज ए अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर्स। दैट मीन्स कि वो खर्चे जिनके प्रॉपर बिल हमने नहीं रखे हैं, जिनके प्रॉपर हमारे पास कोई बिलिंग नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एक्सपेंडिचर है तो डीम्ड इनकम कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी प्रकार का कोई एक्सपेंडिचर जिसकी बिलिंग हमारे पास प्रॉपरली नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 लाख रुपए के खर्चे हैं और वो हमने अपनी इनकम में से घटा दिए, दैट मीन्स अगर मैं इनकम यहाँ पे लेता हूँ 10 लाख रुपए की और खर्चे अगर मैं उसमें से माइनस कर देता हूँ 2 लाख, और वो खर्चे जिनकी एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, तो दैट मीन्स मेरी इनकम कितनी हुई, 8 लाख रुपए। और अगर ऐसे खर्चे पकड़े जाते हैं या जो अनएक्सप्लेन नेचर के होते हैं, तो दैट मीन्स वो क्या बन जाते हैं, दोबारा हमें अपनी इनकम में जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि जो 10 लाख रुपए की इनकम है उसको मैंने कितना बना रखा था, 8 लाख। 2 लाख रुपए ये घटाने के बाद अब वो 2 लाख रुपए मुझे दोबारा ऐड करने होंगे, तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, 10 लाख। तो इसलिए दैट इज पार्ट ऑफ द डीम्ड इनकम। ऐसे सेम हमारे पास जो नेक्स्ट वन आता है, दैट इज ए इन्वेस्टमेंट नॉट मेंटेन प्रॉपरली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दैट मीन्स कि जस्ट लाइक अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट की तरह से ये, अगर किसी इन्वेस्टमेंट को हमने मेंटेन तो किया है, रिकॉर्ड रखा है, लेकिन पूरा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है। हो सकता है कि मेरे पिछले 4 साल का इन्वेस्टमेंट है, मैंने 1 साल का रिकॉर्ड मेंटेन किया, उसके बाद मेंटेन नहीं किया। हो सकता है कि 2 साल के मैंने रिकॉर्ड मेंटेन किया, उससे अगले 2 साल के मेंटेन नहीं किए। तो दैट मीन्स ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम अच्छे से या पूरी तरह से एंट्रीज नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि अनएक्सप्लेन नेचर के ही, तो वो भी हमारे क्या होंगे, डीम्ड इनकम के पार्ट। ऐसे सेम हमारे पास नेक्स्ट वन जो लास्ट पार्ट इसमें आता है, दैट इज ए हुंडी रीपेमेंट। दैट मीन्स कि अगर हुंडी के थ्रू हम किसी प्रकार की रीपेमेंट करते हैं, हुंडी के थ्रू अगर हम कोई पैसा देते हैं, और वो बेसिकली होता क्या है, जस्ट एक सिंपल पेपर उसमें मेंशन करके दे दिया, मतलब दैट मीन्स कि ऐसी पेमेंट या ऐसी रिसीविंग जो कंप्लीटली लीगल वे में नहीं आती है, और ऐसी पेमेंट या ऐसी जो रिसीविंग होती है वो हमारी कहाँ जाएगी, दैट इज ए डीम्ड नेचर। हाँ, इन केस अगर हम हुंडी के थ्रू पेमेंट जो है चेक के थ्रू देते हैं या ड्राफ्ट के थ्रू देते हैं, तो वो हमारा डीम्ड इनकम का हिस्सा नहीं होगा। तो ये डीम्ड इनकम का हिस्सा कब माना जाएगा, जब हम हुंडी की जो पेमेंट है या हुंडी की जो रिसीविंग है, अगर वो करते हैं विदाउट चेक या विदाउट ड्राफ्ट। तो ये हमारे हैं 2 टॉपिक। ये में सबसे पहले आता है क्लबिंग इनकम और सेकंड आता है डीम्ड इनकम।